अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लाइट के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस देखे थे, इनेकास नूर यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इन्हिराफ नूर यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज के इस लेक्चर में हम लोग इनेकास नूर और इन्हिराफ नूर को बेस बनाकर जो दो ऑप्टिकल डिवाइसेस इस्तेमाल किए जाते हैं हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। याद रखिए आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आज मैं जो फार्मूले या जो कवानीन वगैरह की बात मैं करूँगा इस लेक्चर के अंदर, वो सब के सब आपको पेपर्स में दिखाई दे सकते हैं। ओके, तो आप लोग हर पॉइंट को बहुत बारीकी के साथ जो है नोट करना, और अगर कोई डिफ़िकल्टी या कोई प्रॉब्लम हो या कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हो तो आप मुझसे राब्ता कायम मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ऑप्टिकल डिवाइसेस कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करूं, यानी इनेकास नूर की अगर हम बात करते हैं, तो इसको बेस बनाकर जो चीज़ बनाई जाती है वो है मिरर। ओके, उर्दू में हम इसे कहेंगे आईना। तो इनेकास को बेस बनाकर, ओके, इनेकास नूर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी इनेकास नूर को बेस बनाकर जो डिवाइस बनाया जाता वो है आईना। ओके, आईने के अंदर हमेशा रिफ्लेक्शन होगा, हमेशा उसके अंदर इनेकास नूर का अमल होगा। ओके, दूसरा जो प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा पिछले लेक्चर के अंदर वो था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी इन्हिराफ नूर। ओके, तो आप लोग याद रखो इन्हिराफ नूर जो होता है उसको बेस बनाकर जो ऑप्टिकल डिवाइस जो बनाया जाता उसे लेंस कहते हैं। ओके, वो लेंस होता है। उर्दू में उसके लिए जो वर्ड है वो है अदसा। क्लियर? तो ये दो चीज़ें आप सबसे पहले तो नोट डाउन करो कि इनेकास नूर को बेस बनाकर हम जो चीज़ बनाएंगे वो आईना है, और इन्हिराफ नूर को जो हम बेस बनाकर जो डिवाइस हम जो आला हम बनाएंगे वो अदसा है। ओके, क्लियर? शुरुआत हम लोग पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से करते हैं, मतलब मिरर से हम लोग शुरुआत करेंगे। चलिए पहले शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि मिरर क्या होता है। आप याद रखो मिरर का मतलब रहेगा कांच का वो एक ऐसा जिस्म होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये कांच का एक जिस्म लिया, तो मैं क्या करूँगा उसकी एक साइड जो है उसको पॉलिश कर दूंगा, यानी उसके पीछे मैं कोई तो भी एक मेटल वगैरह लगाकर उसको पूरी तरह से पॉलिश कर देंगे ताकि उसके अंदर अग्स जो है वो क्लियर कट बन सके। ओके, तो अगर मैं इस तरह से अगर बनाता हूं तो इसका मतलब यह है कि यहां से अगर जब हम इसके अंदर देखेंगे तो हमको अक्स जो है वो नज़र आएगा। ओके, इसके उलट अगर मान लो ये इस तरीके से अगर बनाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये मिरर का बैक साइड है और ये उसका फ्रंट है। इधर से कोई चीज़ हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर हो वो उसमें नज़र आएगा। क्लियर? तो ये थी कहानी मिरर की, कि मिरर जो है वो एक आला है जो इनेकास नूर पर मबनी होता है। ओके, उसके ऊपर वो काम करता है। अब सवाल ये आता है कि मिरर हमारे फिज़िक्स में कितने किस्म के होते हैं। तो आप लोग याद रखो मिरर 3 किस्म के हैं। उनमें से पहला जो मिरर होता है वो है प्लेन मिरर। दूसरा जो है उसे हम कह सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तीसरा जो है उसे हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। ओके, यानी 3 तरह के हमारे पास आईने हैं। उर्दू में अगर हम बात करें तो पहले नंबर का जो आईना है वो है मुस्तवी नुमा आईना। कॉन्वेक्स जो है उसके लिए वर्ड मुहद्दिब इस्तेमाल किया जाता। ओके, और कॉनकेव जो है उसके लिए वर्ड मकअर इस्तेमाल किया जाता। तो इस तरीके से 3 तरह के आईने होते हैं, मुस्तवी नुमा आईना, मुहद्दिब नुमा आईना और मकअर नुमा आईना। आप लोग याद रखो तीनों आईनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मतलब तीनों बिल्कुल अलग अलग टाइप के, अलग अलग नेचर वाले हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले टाइप के मिरर की, मतलब प्लेन मिरर की। तो देखो प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे सबसे पहली चीज़, मान लो ये आपके पास एक प्लेन मिरर है। ओके, और इस सतह के ऊपर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। ये जो ऑब्जेक्ट, ये इसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, यानी जो जिस्म हम लेंगे वो ऑब्जेक्ट, उर्दू में इसे हम जिस्म कहेंगे। यहाँ पर आप लोग याद रखो कि इस जिस्म से निकलने वाली जो शुआएं हैं, रेज जो हैं अलग अलग पार्ट से, वो इस तरह से आईने के ऊपर जाएंगी और फिर आईने के अंदर वो उसको लेकर, यानी ये तमाम शुआएं मिलकर
इसके अंदर एक अक्स तैयार करेंगी। तो अगर हम बात देखें कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका अक्स कहाँ पर बनेगा, तो इसका अक्स जो है वो बिल्कुल उतने ही दूरी पर, जैसे मान लो अगर ये यहाँ पर x दूरी है तो यहाँ पर भी ये x दूरी के ऊपर सेम उतना ही बड़ा उसका अक्स तैयार होगा। उस अक्स को हम इमेज कहेंगे, उर्दू में हम उसे कहेंगे अक्स। ओके, तो आप लोग देखो इस फिगर को इस्तेमाल करके मैं कुछ चीज़ें आपको पहले समझा देता हूँ। आप लोग देखो इसमें पहला जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि प्लेन मिरर, यहाँ पर बीच में जो चीज़ मैंने यूज़ किया हूँ वो एक प्लेन मिरर है, मतलब एक मुस्तवीनुमा एक आईना है जो आमतौर पर हम हमारे घरों में इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो हमारे घरों में जो प्लेन मिरर होता है वही वाला मिरर है ये। अब आप इसके अंदर देखो कि इसमें सारी चीज़ें क्या क्या हुई हैं। ओके, इस फिगर को देखकर हम सारी बातें स्टडी कर लेंगे। ओके, सबसे पहली चीज़, इस मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है यानी जिस्म है। ये जो जिस्म है ये हमेशा हकीकी होता है यानी रियल होता है। आप याद रखो, जो आप जिस्म लोगे वो तसव्वुराती नहीं होना चाहिए, वो हकीकत में उसका वजूद होना चाहिए, वो समथिंग कुछ तो भी होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा रियल या हकीकी होगा। लेकिन इसके ज़रिए बनने वाला जो इमेज बना, तो वो इमेज आप लोग देखो कि वो कहाँ पर तैयार हुआ है। वो इमेज इस आईने के अंदर और इस आईने के पीछे बना है। ओके, यहाँ पर आप याद रखना, जो इमेज आईने के पीछे बनती है वो हकीकी नहीं होती। ओके, ये पॉइंट को सबसे पहले आप नोट कर लो और ये आगे भी आपको बार बार काम में आने वाला है। ओके, आगे जब हमारा डिस्कशन आगे बढ़ेगा तो ये चीज़ और आने वाली है। ओके, तो आप सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि ऑब्जेक्ट तो हमेशा रियल होगा, वो हमेशा हकीकी होगा, लेकिन इमेज जो है अगर वो इमेज आईने के अंदर अगर बनती है या आईने के पीछे अगर वो बन रही है तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो मजाजी है। ओके, यानी यहाँ पर आपको वर्ड मजाजी ध्यान में रखना पड़ेगा और मजाजी के लिए इंग्लिश वर्ड होता है वर्चुअल। तो यहाँ जो अक्स तैयार हुआ वो मजाजी अक्स तैयार हुआ यानी वर्चुअल इमेज तैयार हुई। अब सवाल ये आएगा कि हम इसे मजाजी या वर्चुअल क्यों कह रहे हैं जबकि वो हमको हकीकत में दिखती है। ओके, हम आईने के सामने खड़े हैं तो हमको आईने में हम रियल में नज़र आते, हमारी इमेज उसके अंदर हकीकत में नज़र आती है, तो हमारे ख्याल से तो वो इमेज जो है वो हकीकी होना चाहिए। तो आप लोग याद रखो, आपका ख्याल दुरुस्त है। ओके, लेकिन फिज़िक्स में एक कानून है और वो कानून बहुत सिंपल सा एक कानून बनाया गया कि हम हकीकी किसको कहेंगे, यानी कौन सी इमेज को हम हकीकी या रियल कहेंगे और किसको हम हकीकी नहीं कहेंगे। उसका एक कानून सिंपल सा ऐसा है, आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग में इस चीज़ को नोट कर लो। जिस इमेज को आप दीवार पर या पर्दे पर प्रोजेक्ट कर सको वो हकीकी होता है। जिस इमेज को आप दीवार पर या पर्दे पर प्रोजेक्ट कर सको, उसके ऊपर आप उसको हासिल कर सको, पर्दे के ऊपर या दीवार के ऊपर आप, यानी दीवार को पर्दा बनाकर या पर्दे के ऊपर यानी स्क्रीन के ऊपर अगर आप उसको हासिल कर सकते हैं उस इमेज को, तो वो हकीकी होता है, मतलब वो रियल होता है, वो रियल इमेज होती है। ओके, लेकिन जिसको आप पर्दे पर या दीवार पर हासिल ना कर सको उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज यानी मजाजी अक्स। और अब आपके समझ में आ गया होगा। आप देखो, आईने के अंदर जब आप देखते हैं अपने आप को तो आप नज़र तो आते हैं हकीकत में, लेकिन जो आपको अक्स नज़र आया वो अक्स आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर लो, उस अक्स को आप दीवार पर या किसी पर्दे के ऊपर उसको प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। इस वजह से प्लेन मिरर के अंदर जो आपका अक्स जो बनता है वो मजाजी होता है, वो वर्चुअल इमेज होता है। ओके, क्लियर। तो ये पहला पॉइंट आप याद कर लो कि प्लेन मिरर के अंदर जब भी कोई इमेज बनेगी वो हमेशा मजाजी होगी, वर्चुअल होगी। ओके, अब सेकंड पॉइंट, आप लोग देखो, मान लो आप आईने के सामने सीधे खड़े हैं तो आपको अक्स कैसा नज़र आएगा? तो जवाब होगा डेफिनेटली सीधा खड़ा हुआ, जैसे आप हैं वैसा आपका अक्स नज़र आएगा। ओके, क्लियर। यानी जो पोजीशन में आप खड़े होंगे उसी पोजीशन के अंदर जो है इमेज भी होगी,
वैसे की वैसी बिल्कुल। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसा ऑब्जेक्ट होता है, जो पोजीशन में ऑब्जेक्ट होता है वही पोजीशन के अंदर इमेज होता है। इसके लिए इंग्लिश में वर्ड इरेक्ट इस्तेमाल किया जाता। इरेक्ट का मतलब होता है, उर्दू में हम उसे कहेंगे सीधा, यानी इसमें प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज जो तैयार होती है वो हमेशा इरेक्ट मतलब सीधी होती है। ओके, तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यानी ये एक पॉइंट आप अच्छे से नोट, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लो। ओके, अब हम लोग यहाँ पर और एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट ये है कि मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आईने के तरफ वी रफ्तार से जाने लगा। ओके, इस पॉइंट को भी आप बहुत गौर से देखो कि मान लो ये वी रफ्तार से आईने की तरफ जाने लगा तो क्या होगा, तो इमेज का क्या होगा? क्या इमेज दूर भागेगा? नहीं, वहां भी खड़े नहीं रहेगा, बल्कि आप देखेंगे कि वो इमेज जो है वो इधर आएगा। तो सवाल ये है कि वो कौन सी रफ्तार से इधर आएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन होता है इसके अंदर, बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते सही ढंग से। आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान में याद कर लो, बल्कि इसको कि अगर ऑब्जेक्ट वी रफ्तार से आईने की तरफ जाएगा तो इमेज आईने की तरफ मतलब बाहर की तरफ निकलता हुआ ऐसा लगेगा जैसे वो इस तरफ आएगा और उसकी रफ्तार होगी 2v, डबल रफ्तार से आएगा, यानी वो बिल्कुल ऐसे डबल रफ्तार से आते हुए नजर आएगा। और क्यों डबल रफ्तार से नजर आते हुए नजर आएगा? उसका रीजन ये है कि जितने फासले से ये कम होता है उतनी ही देर के अंदर इसका भी फासला कम होता है, यानी दोनों के दरमियान का रिलेटिव फासला डबल हो जाता है। उतने ही टाइम के अंदर रिलेटिव जो फासला है वो डबल हो जाएगा। यानी मान लो कि जैसे ये सपोज करो कि ये 10 सेंटीमीटर आगे सरका, तो 10 सेंटीमीटर ये भी सरकेगा, लेकिन जब हम दोनों की रिलेटिव हटाव की अगर बात करेंगे तो 10 और 10 20 सेंटीमीटर हो जाता है। मतलब उतने ही वक्त के अंदर ये 20 सेंटीमीटर सामने आया और इसीलिए उसकी रफ्तार डबल होगी। ओके, तो ये भी एक पॉइंट आप नोट डाउन कर लो। और अब एक आखिरी पॉइंट जो इसके साथ जुड़ा हुआ है और जो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, वो सवाल ये होगा कि मान लो यहाँ पर के एक आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है सपोज करो वो h है, तो इस ऑब्जेक्ट का पूरा अक्स नज़र आना चाहिए आईने के अंदर। तो आईना जो है वो उसकी हाइट क्या होनी चाहिए? आईना कितने हाइट का लेंगे? अगर ऑब्जेक्ट h हाइट का है तो मिनिमम हाइट प्लेन मिरर की क्या हो कि ये ऑब्जेक्ट उसके अंदर पूरा का पूरा दिखाई दे। ओके, तो डेफिनेटली कॉमन सेंस की बात है बिल्कुल कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है हमारे जहन में ये आएगा कि भाई आईना जो है वो भी उतना ही बड़ा होना चाहिए ताकि वो बिल्कुल उसके अपने आप को देख सके उसके अंदर। लेकिन याद रखो ये तो आम फहम सी बात हो गई। साइंटिफिक बात यह है कि आईने की हमको यहाँ पर मिनिमम हाइट लेना है। मिनिमम हाइट, ये वर्ड आप याद कर लो, मिनिमम हाइट लेना है आईने की ताकि आपको h हाइट वाला ऑब्जेक्ट उसके अंदर क्लियर नजर आ सके। तो मिनिमम हाइट क्या हो? वो मिनिमम हाइट होना चाहिए h/2। एकदम आसान। ओके, इस चीज को आप याद कर लो, यानी जो हाइट का ऑब्जेक्ट है अगर आपने आईना उससे आधी हाइट का लिए तो डेफिनेटली उस ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज उसके अंदर बन सकती है। और ये मिनिमम हाइट की कंडीशन है। अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि भाई एक आदमी जो है वो 6 फीट लंबा है तो उसको अपनी पूरा का पूरा अक्स जो है वो आईने में बनाना है, तो आईना कितने हाइट का लेंगे? मिनिमम हाइट क्या हो? डेफिनेटली 6 फीट का आईना आप ले लेंगे तो 6 फीट का आदमी उसमें नजर आ ही जाएगा, लेकिन ये मिनिमम वाली बात तो नहीं होगी। तो मिनिमम उस आईने की मिनिमम हाइट कितनी होना चाहिए? अगर इंसान 6 फीट का है तो वो आईना 3 फीट का होना चाहिए। 3 फीट का अगर उसकी हाइट है तो ये 6 फीट वाला इंसान उसके अंदर पूरा का पूरा नजर आ जाएगा, उसकी पूरा का पूरा अक्स जो है उसमें बन जाएगा। ओके, तो ये थी प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ बातें। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम बातें जो है ये समझ में आ गई होंगी। ओके, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ और वो है कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर। ओके, अब मैं इन दोनों में से मतलब दोनों के लिए, क्योंकि कवानीन तो सेम ही है इसलिए मैं दोनों में से कोई भी एक मिरर ले लूँगा। सपोज़ करो कि मैंने यहाँ पर एक मिरर इस तरह से लिया। अब जाहिर है ये देख कर ही समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसमें यहाँ इस तरफ अगर शेड बना दूंगा तो इधर से बनने वाला ऐसा उभार जैसा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मुहद्दिब।
यानी इस साइड से अगर आप आईना बना रहे हो और ये उसकी बैक साइड ले रहे हैं तो इधर से देखने पर ये मुहद्दिब हो जाएगा। और अगर आप इसको इधर शेड बनाते हैं यानी ये बैक साइड लेते हैं और ये फ्रंट लेंगे तो ये गड्ढा जैसा बन गया, तो ये मकरनुमा हो जाएगा। ओके, तो चलो एक काम करते हैं, मैं समझाने के लिए, कवानीन को समझाने के लिए यहाँ पर इस तरह का मिरर ले लेता हूँ। डेफिनेटली क्या हुआ कि ये मिरर का बैक साइड है, ये मिरर का फ्रंट साइज है और ये गड्ढा जैसा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक कॉनकेव मिरर है यानी मकरनुमा। ओके, चलो अब हम इससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं उसे साइन कन्वेंशंस कहा जाता। ओके, यानी अलामती कायदे। अलामती कायदों का मतलब होता है कि आप मिरर या आगे चलकर जब हम लेंस भी पढ़ने वाले हैं तो उनमें कौन से कवानीन इस्तेमाल करेंगे, हम कौन सी चीज़ को पॉजिटिव लेंगे, किसको निगेटिव लेंगे, कैसा, यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम क्या करेंगे। तो साइन कन्वेंशंस यानी अलामती कायदे। तो मान लो हमने ये किस तरह का एक आईना लिए। डेफिनेटली ये आईना जो है ये मकर आईना है, कॉनकेव मिरर है। यहाँ से मैं सबसे पहले एक लाइन पास करूँगा। ये जो लाइन बीच में से पास होगी इसमें से, यहाँ से हम इसे कहेंगे पोल। ओके, पोल को उर्दू में कुतुब कहते हैं। ओके, इंग्लिश में इसके लिए वर्ड पोल है। ये लाइन जो यहाँ से पास हुई है इसे हम कहेंगे एक्सिस। एक्चुअली इसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, महवर, उर्दू में महवर ख़ास कहेंगे उसके। ओके, अब आप लोग याद रखो साइन कन्वेंशन का पहला जो रूल है वो ये है, वो एकदम कॉमन सेंस वाला मामला है कि आप ये बताओ कि आईना जो है ये इसका सामने वाला फ्रंट पार्ट है और ये इसका बैक पार्ट है। ओके, तो आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पसंद करेंगे, इधर क्या उधर? आप ऑब्जेक्ट को आईने के सामने रखोगे कि आईने के पीछे रखोगे? तो कॉमन सेंस का मामला है। कॉमन सेंस क्या कहता है, आईने के पीछे आप अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या फ़ायदा, उसका कोई इमेज का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब आपको ऑब्जेक्ट इधर लेना है, तो यहाँ कहीं तो भी आप ऑब्जेक्ट लोगे। ये पहला साइन कन्वेंशन है। यानी पहला साइन कन्वेंशन क्या है कि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के, जो भी मिरर आप ले रहे हो उसके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। यानी अगर आपने मिरर यहाँ बनाया है वो उसके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। आप मिरर कहीं भी बनाओ, जो आप डायग्राम आप बनाएंगे उसके लेफ्ट साइड में आपको ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ये पहला साइन कन्वेंशन। और लेफ्ट साइड में क्यों? क्योंकि वही सामने वाला पार्ट है उसका। ओके, चलो ये पहली चीज़ हो गई। अब साइन कन्वेंशंस के लिहाज से सबसे पहली जो चीज़ आपको देखना है वो ये है कि जो फासला आप इस आईने से ये डायरेक्शन में गिनोगे, अवे फ्रॉम मिरर, यानी मिरर से दूर की डायरेक्शन में जो फासला आप लोगे वो हमेशा निगेटिव लेना पड़ेगा। हमेशा निगेटिव, यानी इधर वाला जो भी फासला होगा वो हमेशा निगेटिव लेंगे और इधर वाला जो भी फासला लोगे वो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे निगेटिव, राइट हैंड साइड में जाएंगे उसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ओके, अगली चीज़ आप याद रखो, ये जो महवर ख़ास है, इस महवर ख़ास के ऊपर अगर आप लेते हैं, यानी ऊपर वाले फासलों को अगर आप गिनेंगे वो हमेशा आपको पॉजिटिव लेना है, और जब आप उसको नीचे की डायरेक्शन वाले फासलों को गिनना है वो हमेशा निगेटिव लेना है। तो ये हो गई कुछ बातें। मतलब यहाँ पर मैंने कुछ एकदम जनरलाइज तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया कि अगर आपका मिरर इस तरह से आपने लिया है तो ऑब्जेक्ट हमेशा उसके लेफ्ट हैंड साइड पे लेना है, ये पहला रूल। दूसरा रूल, आईने के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर के जितने भी फासले हैं सब नेगेटिव लेंगे, राइट हैंड साइड पे जितने फासले जाएंगे उनको पॉजिटिव लेना है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले फासले पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाले तमाम फासले निगेटिव लेना है। ओके, अब यहाँ पर मैं एक साइन कन्वेंशन और भी है, मगर उसको बताने से पहले मुझे आपको इस मिरर को तैयार करने का जो तरीका है वो पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए पहले मैं ये फिगर हटा देता हूँ और पहले हम उस फिगर को बनाने की कोशिश करते हैं। यानी पहले हम उस बेसिक पॉइंट को समझ लेते हैं। पहले आप देखो, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर, एक्चुअली इनको स्फेरिकल मिरर कहा जाता। स्फेरिकल मिरर मैंने कुर्रवी आईने, एक्चुअली ये कुर्रे के हिस्से होते हैं। ओके, तो कैसे कुर्रे के हिस्से होते हैं आप देखो। मान लो कि मैंने यहाँ पर एक कुर्रा लिया, ये इस तरीके से, ठीक है, रेड कलर से मैंने ये कुर्रा ले लिया। अब मैं इस कुर्रे का एक सेक्शन ले लेता हूँ। मान लो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक सेक्शन ले लिया। अब अगर मैं ये जो कुर्रा मैंने लिया हूँ, इस कुर्रे की ये वाली साइड को अगर मैं
इसको अगर मैं ऐसे पॉलिश कर देता हूँ तो ये बैक साइड बन गई, तो ये फ्रंट बन गया, और ये फ्रंट गड्ढे जैसा बन गया, मतलब ये कॉनकेव बन गया। ओके, इसका उलट अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ इस तरफ, आप लोग देखो, मान लो मैंने यहाँ पर, मैं इसको समझाने के लिए यहाँ भी ले लेता हूँ, मान लो मैंने ये वाला सेक्शन लिया और ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने पॉलिश कर दिया ऐसे, तो अब आप लोग गौर करो, ये बैक साइड बन गई और ये फ्रंट बन गया, और ये फ्रंट उभार जैसा बना हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर ये मुहद्दिब है और ये मकर है। ओके, यानी ये मुहद्दिब नुमा आईना है और ये मकर नुमा आईना है। इंग्लिश में हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? अब अगली चीज़ के ऊपर आते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलो और एक चीज़ हम देख लेते हैं इसके अंदर कि मान लो हम लोगों ने यहाँ पर ये इस तरीके से स्फेयर लिया। ओके, और ये स्फेयर लेने के बाद मैंने ये वाला सेक्शन लिया और इसको इस तरह से शेड बनाकर, या इस तरह से मैंने इस मिरर को पॉलिश करके ये उसका फ्रंट बना दिया। इसका मतलब मैंने मैंने यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर लिया हूँ। आप लोग एक चीज़ देखेंगे कि इस कॉनकेव मिरर के लिए मैंने ये स्फीयर जो इस्तेमाल किया था, इसका यहाँ पर कहीं तो भी सेंटर होगा। ये जो सेंटर है इसे मैं सी से डिनोट कर देता हूँ, सी फॉर सेंटर। ओके, और जाहिर सी बात है, मैं अगर यहाँ से एक ऐसी लाइन अगर ड्रॉ करूँ जो सेंटर में से पास हो और ये इस तरह से गुजर जाए, ओके, तो ये जो लाइन मैं यहाँ से ऐसी गुजारूंगा इसे मैं कहूँगा एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो हमेशा सेंटर से पास होंगी। अब कुछ चीज़ों के नाम आप याद कर लो। सबसे पहले आप देखो कि ये जो यहाँ पर ये जो स्फीयर है, ये जो कुर्रा है, आप याद रखो ये दायरा नहीं है। ओके, रियलिटी में ये दायरा, ये देखने में दायरा है लेकिन हकीकत में ये कुर्रा है, ये स्फीयर है। ओके, तो ये जो स्फीयर मैंने बनाया हूँ, इस स्फीयर का मैंने ये सेंटर लिया, तो ये जो सी है इसको हमको सेंटर ऑफ स्फीयर बोलना पड़ेगा। इसके लिए जो नाम इस्तेमाल किया जाता वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वर्ड आप याद कर लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। उर्दू में अगर हम इसको बोलना है, उर्दू में हम इसे कहेंगे इन्हेना का मरकज। ओके, ये क्या है? इन्हेना का मरकज, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सी हो गया। अब आप याद रखो ये वाला जो पॉइंट है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, ये पी है। पी का मतलब है पोल। ओके, यानी कुतुब, उर्दू में हम इसे कहेंगे कुतुब। अब आप एक चीज देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और पोल, इन दोनों के दरमियान का ये जो फासला है इसे हम कहेंगे आर। ओके, और जैसा कि आप देख रहे हो कि अगर दायरे के हिसाब से बात कर ली जाए तो ये रेडियस है दायरे का, कुर्रे के लिहाज से बात करेंगे तो भी ये रेडियस है कुर्रे का। ये जो आर है इसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, और डेफिनेटली उर्दू में क्या बोलना पड़ेगा? इन्हेना का निस्फकुत्र। ओके, उर्दू में आप उसको लिख सकते हैं इन्हेना का निस्फकुत्र। तो आर जो है वो इन्हेना का निस्फकुत्र है। और अब एक बहुत ही ख़ास चीज़, और वो ख़ास चीज़ ये है कि मान लो आपने नूर की एक शुआ को यहाँ से आईने के ऊपर डाले, ये ऐसे पैरेलल टू एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नूर की आपने एक किरण इसके ऊपर डाल दिए। जब आप नूर की एक किरण को इसके ऊपर ऐसे डालोगे तो आप एक मज़ेदार चीज़ देखेंगे कि यहाँ से टकराने के बाद, यानी इस आईने से टकराने के बाद नूर की शुआ कहाँ से गुजरेगी? तो वो डेफिनेटली गुजरेगी सी और पी के बीच में से। ओके, हमेशा ऐसे ही होगा। आप लोग दुनिया का कोई भी आईना लो, कुछ भी करो, किसी भी टाइप का आप मतलब किसी भी तरह का आप कर्व्ड आईना अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर यही वाली खास बात होगी कि जो नूर की शुआ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आईने से जाके टकराएगी, टकराने के बाद उसका जो इनेकास होगा वो सी और पी के बीचों बीच में होगा। यानी यहाँ पर इस जगह पर मैं इस पॉइंट का नाम एफ रख देता हूँ। नूर की शुआ टकराने के बाद यहाँ आएगी और यहाँ से गुजर कर ऐसे जाएगी। ओके, ये जो एफ है, चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ इस जगह पे। ये जो एफ है इसको हम कहते हैं फोकस। ओके, इसका नाम रहेगा फोकस, और उर्दू में हम इसे कहेंगे नुक्ते मास्का। ओके, इसको हम कहेंगे नुक्ते मास्का।
तो ये है फोकस पॉइंट। इसको फोकस इसलिए कहा क्योंकि नूर की कोई भी शो अगर आप लोग लेते हैं वो टकरा कर यहीं से गुजरेगी, इसी जगह पर फोकस होकर जाएगी। और उसका लोकेशन क्या है फोकस का? एग्जैक्टली बीच में आएगा सी और पी के, यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बराबर बीचों बीच का जो पॉइंट होगा वो होगा फोकस। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, और वो टर्म ये है, एफ और पी के दरमियान का ये जो छोटा सा फासला आप देख रहे हो, इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ओके, स्मॉल एफ यानी पोल और फोकस, इन दो लोगों के दरमियान का जो फासला है उसको स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। और याद रखो ये जो फासला है इसे कहा जाता है फोकल लेंथ, यानी तूले मास का। उर्दू में हम इसे कहेंगे तूले मास का, फोकल लेंथ। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में न्यूमेरिकल में आपको ये जरूर नजर आएगा। तो इन्हें एफ जो है स्मॉल एफ वो फोकल लेंथ है, और उसकी तारीफ क्या है? पोल और फोकस के दरमियान का फासला। क्लियर? अब अगर आपने ये तमाम चीजें बहुत गौर से सुनी होंगी और सारी बातें अगर आपने बराबर नोट की होंगी, तो अब आप एक और मजेदार बात देखो। आप देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि पी और सी के दरमियान का फासला कैपिटल आर है। ओके, और अभी मैंने आपको बताया कि एफ जो है फोकस जो है वो सी और पी के बीचों बीच में है। तो अगर ये बीचों बीच में है मतलब ये आधा फासला स्मॉल एफ है, तो ये बचा हुआ फासला भी स्मॉल एफ होगा। इसका मतलब जिसको मैंने आर कहा हूं बेसिकली वो 2 टाइम्स एफ है। ओके, तो आप देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके पास आ गया। क्या रिलेशन है? रिलेशन ये रहेगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस मिरर, किसी मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा कितना बड़ा होगा? डबल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ से डबल होगा, मतलब इन्हेना का निष्कुत्र हमेशा तूले मास का से फोकल लेंथ से डबल होता है। ओके, ये पूरी पिक्चर जो है जो आपके सामने अभी नजर आ रही है, इसको आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पूरी तरह से आप अपने पास बना लो, नोट डाउन करके रख लो, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको बार बार पड़ेगी। ये सारे कंसेप्ट आपको लाजमी हैं। क्लियर? चलो अब हम चलते हैं वापस साइन कन्वेंशंस पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि साइन कन्वेंशंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बाकी है। तो ये तमाम चीज़ें पहले डिस्कस करना ज़रूरी था, इसलिए पहले हम इस पर आ गए। अब हम साइन कन्वेंशंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर चलने वाले हैं, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है। अभी जो चीज़ें मैंने आपको साइन कन्वेंशन में बताया बहुत आसान सी बातें थी। कैसे आसान सी बातें थी? चलो एक मैं रफ डायग्राम से आपको बता देता हूँ। मान लो ये एक्सिस है, मान लो ये एक मिरर है। ओके, कैसा भी मिरर आप ले लो उसको। तो अभी हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट यहाँ होना चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होना, ये पहला रूल। दूसरा हमने रूल देखा था, जो फासला आप ये डायरेक्शन में गिनेंगे वो निगेटिव लेंगे, जो फासला आप ये डायरेक्शन में लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, जो फासला आप ऊपर की सिमत में लेंगे, एक्सिस से ऊपर लेंगे, वो पॉजिटिव लेंगे, जो फासला आप नीचे की डायरेक्शन में गिनेंगे वो निगेटिव लेंगे। हो गए, यानी साइन कन्वेंशंस आपके पूरे हो गए। अब वो पॉइंट के ऊपर हम आते हैं जो जिसके लिए मैंने बीच में आपको पहले पूरी वो दास्तान सुनाया था, और वो पॉइंट ये है कि अगर आप इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लो, अगर आप कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हो, ओके, अगर आप कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हो तो उसका फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव लेंगे। ओके, इस पॉइंट को नोट कर लो। कॉनकेव मिरर अगर है तो उसका फोकल लेंथ हमेशा कोई भी प्रॉब्लम हो, कॉनकेव मिरर अगर है तो उसका फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे। और अगर आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, ओके, तो उसके लिए एफ को हमेशा पॉजिटिव लेंगे। मतलब ये कि मकरनुमा आईना है, गड्ढे वाला आईना अगर है, मकरनुमा आईना है, उसका फोकल लेंथ निगेटिव लिया जाएगा। मुहद्दिब नुमा आईना है, कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ को हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ओके, तो यहाँ पर अब हमारे साइन कन्वेंशंस पूरे हो गए और आपने पूरे नोट डाउन भी कर लिए होंगे। ओके, और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम कुछ और पॉइंट्स मिरर को लेकर कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, और क्या पॉइंट्स हैं तो उनको आप एक बार अच्छे से देख लो। ओके, देखो इसमें अगला जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है मिरर फॉर्मूला। ओके, मिरर फॉर्मूला यानी आईने का ज़ाब्ता।
अब सवाल ये आएगा कि सारे ही ज़ाब्ते आइनों के लोग को लेकर पढ़ने वाले, लेकिन स्पेशली एक ज़ाब्ता ऐसा है जिसको हम मिरर फार्मूला कहेंगे, और वो फार्मूला ये है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पर ये लो कौन है तो बता देता मैं आप लोगों को, बहुत आसान है। u जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट का फासला होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रहेगा। v जो है वो हमेशा इमेज का फासला रहेगा। ओके, कहाँ से फासला गिनोगे? मिरर से, मिरर का जो पोल है वहाँ से, उसका जो सेंटर आएगा वहाँ से। ओके, और f तो हमने देखा फोकल लेंथ है, वो हमारा तूले मास का है, फोकल लेंथ है। ओके, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। याद रखो ये है मिरर फार्मूला। अभी कुछ देर के बाद हम लोग यहाँ पे लेंस फार्मूला भी पढ़ेंगे, उसमें यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगी, तो जिसमें प्लस होता है वो मिरर फार्मूला। मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको वो भी बताने वाला हूँ। ओके, तो ये था मिरर फार्मूला। ओके, चलो अब हम चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट जो हमको देखना है इसके अंदर वो है कि इसका मैग्नीफिकेशन फार्मूला क्या होगा। मैग्नीफिकेशन फार्मूला। अब सवाल आएगा उर्दू में इसे क्या कहेंगे। याद रखो मैग्नीफिकेशन के लिए उर्दू वर्ड तकबीर होता है। ओके, उर्दू में हम उसे क्या कहेंगे? तकबीर। तो हम इसे कहेंगे कि आइनों के लिए तकबीर का ज़ाब्ता। तकबीर का मतलब बड़ा करने का, मतलब बड़ा इमेज जो है वो बड़ी करने का जो ज़ाब्ता है, उसको हम तकबीर वर्ड यूज़ करते हैं आमतौर पे। मैग्नीफिकेशन के लिए आमतौर पर तकबीर वर्ड इस्तेमाल करेंगे, तो तकबीर का ज़ाब्ता, मैग्नीफिकेशन फार्मूला। चलो देखते हैं कि ये फार्मूला क्या है। तो कोई भी मिरर अगर आपके पास है, मतलब चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, उसके लिए मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है m इज, आमतौर पे उसे कैपिटल M से डिनोट करेंगे। और उसका जो फार्मूला होता है, उसके दो फार्मूले हैं बेसिकली। एक फार्मूला है HI/HO, ये बहुत कॉमन है, यानी इमेज की हाइट, आप याद रखो उसमें इमेज की हाइट ऊपर लेंगे और डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट, यानी जितना बड़ा अक्स है तो उसकी हाइट, और उसको आप डिवाइड कर दो ऑब्जेक्ट की हाइट से। ये आपका मैग्नीफिकेशन फार्मूला हो गया, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला जो फासलों के रूप में लिया जाता है वो है -v/u। याद रखो मिरर के वास्ते जब हम मिरर्स की बात करेंगे तो मिरर्स के अंदर मैग्नीफिकेशन फार्मूले में हमेशा माइनस आएगा, -v/u। ओके, तो ये था मैग्नीफिकेशन फार्मूला। अब हम, ओके, मुझे उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम मिरर को लेकर, यानी नियर अबाउट तमाम चीज़ें यहाँ पर हमने कर लिए। नियर अबाउट तमाम चीज़ें जो है वो हो गई। सिर्फ हाँ, चलो ठीक है, ओके, कंप्लीट हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अब पूरी तरह से जो है वो एंड हो गया है आइनों को लेकर। ओके, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में उसको करेंगे। अब हम चलते हैं रिफ्रैक्शन पर। ओके, और जैसा मैंने आज की इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि इन्हिराफ नूर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को बेस बनाकर जो ऑप्टिकल डिवाइस हमने तैयार किए हैं उसे हम कहते हैं लेंस। ओके, उर्दू में हम उसे कहेंगे अदसा। तो सवाल ये आएगा कि अदसा जो है वो कितने टाइप का हो सकता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अदसों को, अगर अदसा जो है वो कितने टाइप का होगा, तो इसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको अदसा इमेजिनरी अंदाज में कैसे हम तैयार करेंगे पहले हम उसको देख लेते हैं। ओके, आप लोग देखो, मान लो कि ये एक ऐसी सिंपल सी एक सीधी लाइन है, इसको हम महवर ख़ास बोल देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोल देंगे। और यहाँ पर मैंने इस जगह पर एक इस तरह से एक स्फीयर लिया हूँ। ओके, ये स्फीयर नंबर 1 है। अब अगर मैं दूसरा एक स्फीयर लेता हूँ जो इस स्फीयर को कट कर दे, क्रॉस कर दे, यानी क्रॉस करने वाला मैं स्फीयर ले लेता हूँ। मान लो मैंने एक इससे थोड़ा सा बड़ा स्फीयर इस तरह से ले लिया, और इस तरह से लिया कि ये S2 है, मान लो स्फीयर नंबर 2 है, और इस तरह से लिया कि ये दोनों ने क्रॉस कर देना चाहिए। तो जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो इनका जो क्रॉस सेक्शन आएगा, यानी ये वाला जो पार्ट जो मिलेगा, इसको हम कहेंगे लेंस। ओके, और ये वाला जो लेंस है आप देखो, ये इधर से भी उभरा हुआ है और इधर से भी उभरा हुआ है, तो दोनों तरफ से ये उभरा हुआ है, इसीलिए हम इसे कहेंगे मुहद्दिब अदसा, यानी
कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि ये उभरा हुआ है, जो उभरा हुआ होता है दोनों साइड से उसका नाम रहेगा मुहद्दिब अदसा, कॉन्वेक्स लेंस। और ये तैयार कब होगा? जब आप एक स्फीयर को दूसरे स्फीयर के साथ कट कर दोगे। ओके, क्लियर। अब यहाँ पर ये जो फिगर जो है इसी को बेस बनाकर कुछ चीज़ें मैं पहले समझा देता हूँ आपको। आप याद रखो, जब आप किसी लेंस की बात करते हैं, मतलब ये जो चीज़ हमने बनाई ये लेंस है, तो इस लेंस के अंदर दो सतहें होती हैं। एक सतह ये वाली, आप देखो ये वाली सतह, ये इधर वाली सतह ऐसी कर्व्ड, और एक दूसरी सतह ये वाली, एक लेफ्ट वाली सतह और एक राइट साइड वाली सतह। अब जो लेफ्ट साइड वाली सतह है, ये बड़े वाले स्फीयर की जो के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, तो इसका सेंटर मान लो यहाँ पर है। ओके, मैं इसका नाम रख देता हूँ C1। ओके, उस साइड में सीधे हाथ की तरफ है इसलिए मैंने उसका नाम C1 रख दिया। ये लेफ्ट साइड में है तो इसका सेंटर यहाँ का ही आएगा, इसको C2 ले लेते हैं। तो अब आप एक चीज़ देखो कि अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर फासला देखता हूँ तो ये इसका रेडियस होगा, तो ये आ जाएगा R1। ओके, इसको हमको R1 बोलना पड़ेगा, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस साइड, यानी दिस सरफेस, ये वाली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, और उसी तरीके से अगर मैं ये वाला फासला लेता हूँ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर नंबर 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये जो नंबर 2 है C2, यहाँ से अगर मैं ये फासला लेता हूँ, ये वाली सतह का फासला, तो मुझे इसको नाम देना पड़ेगा R2। ओके, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा ये वाली सतह के लिए, ये कर्वेचर के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि लेंस के अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 होते हैं, बराबर है। कोई भी लेंस जब आप लेंगे, यानी जब आप कॉन्वेक्स लेंस, अभी मैं कुछ देर बाद आपको कॉन्केव लेंस का भी लेके बताऊंगा, लेकिन आप याद रखो कि कोई भी लेंस अगर है तो उसके अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 हो सकते हैं, एक लेफ्ट वाली सतह के लिए और एक राइट वाली सतह के लिए। हम एक को R1 और एक को R2 से डिनोट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ एक पॉसिबिलिटी है कि मान लो R1 और R2 दोनों सेम हो सकते हैं, मतलब दोनों की वैल्यू सेम ले सकते हैं। स्पेशल केस के अंदर आप उनको इक्वल ले सकते हो, मतलब आप ये मानेंगे कि इधर वाला स्फीयर और इधर वाला स्फीयर सेम साइज का है, उस सूरत में R1 और R2 दोनों सेम हो जाएंगे। ओके, क्लियर। ये था मुहद्दिब अदसा या कॉन्वेक्स लेंस का डिटेल्स। चलो अब हम चलते हैं अगले टाइप के लेंस की तरफ। ओके, अगला जो टाइप का जो हमारे पास लेंस है, हम क्योंकि वो भी याद रखो वो भी स्फेरिकल लेंस होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक्सिस ले लेते, और मैं यहाँ पर सबसे पहले एक स्फीयर भी बना देता हूँ। मान लो कि मैंने एक स्फीयर बनाया, उसका सेंटर ले लिया C1, और उसका ये वाला जो रेडियस है ये मान लो कि R1 है। ओके, अब हम एक काम करते हैं, दूसरा स्फीयर लेंगे, मगर ऐसा लेंगे जो इसको इंटरसेक्ट ना करे, यानी इसको कट ना करे। तो अगर मैं एक दूसरा स्फीयर मान लो यहाँ ले लेता हूँ, ऐसे दूरी पर, थोड़ी दूरी पर, यानी अलग, सेपरेट, अलग, इसका सेंटर C2 ले लेते हैं और इसका ये वाला रेडियस ले लेते हैं R2। ओके, तो अब सवाल ये आया कि इन दोनों तो इंटरसेक्ट किया ही नहीं। जब इन दोनों ने इंटरसेक्ट नहीं किया तो अब हम यहाँ पर एक इमेजिन करेंगे कि मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पोर्शन हमने अलग निकाले, इतना। और अब आप गौर से देखो, ये जो पोर्शन मैंने यहाँ पे तैयार किया हूँ, शेडेड रीजन, आपको नजर आया, इसके अंदर इधर से भी गड्ढा जैसा नजर आया, इधर से भी गड्ढा जैसा नजर आया, मतलब दोनों तरफ से मकर, बराबर है। ये वाली इस तरह का ये जो बीच का ये जो पार्ट तैयार होगा कांच का, जब हम इसको तैयार करेंगे, क्योंकि ये सब कांच के बनाते हैं लेंस वगैरह, तो जब हम इस तरह के शेप में कांच का एक टुकड़ा तैयार करेंगे, हम उसे कहेंगे कॉनकेव लेंस। ओके, वैसे ये बाय का कॉनकेव लेंस बोलना पड़ेगा। इससे पहले जो मैंने कॉन्वेक्स बनाया था वो बाय कॉन्वेक्स था, क्योंकि दोनों तरफ से कॉन्वेक्स, ये दोनों तरफ से कॉनकेव, तो बाय कॉनकेव, लेकिन इन जनरल आमतौर पर हम उसको कॉनकेव लेंस कहते हैं। ओके, क्लियर। तो ये था कॉनकेव लेंस, यानी मकर नुमा अदसा, मकर नुमा अदसा। तो मकर नुमा अदसे की कहानी या उसको तैयार करने का तरीका ऐसा होता है। ओके, क्लियर। अब हमको ये देखना है कि ये दोनों टाइप के जो लेंस है, इन दोनों का नेचर क्या है। तो चलो ठीक है, देखो इसका जो नेचर है उसको समझने के लिए मैं एक सिंपल सी फिगर पहले बना देता हूँ। मान लो ये एक्सिस लिए, ओके, और अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ये वाला लेंस। जाहिर है ये लेंस कौन सा है, मुहद्दिब। ओके, मुहद्दिब अदसा। मैंने यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस लिया। अब अगर मैं यहाँ पे नूर की एक शुआ को यहाँ से लाता हूँ ऐसे,
ओके, एकदम नूर की शुआ ऐसी आड़ी टेढ़ी नहीं जाएगी, वो हमेशा कैसी जाएगी, सीधी जाएगी। तो नूर की एक शुआ ऐसी सीधी आई तो इसका काम ये रहेगा कि वो उसको ऐसे ला लेगा एक जगह, एक पर्टिकुलर फोकस के ऊपर। अगर नूर की एक शुआ यहाँ से ऐसे आती है, वो इसको टकरा कर यहाँ से इसमें से ऐसे गुजर जाएगी। ओके, मतलब इसका काम क्या है, मुहद्दिब अदसा या कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो हमेशा रेज को एक जगह पर फोकस कर देता, कॉन्वर्ज कर देता। ओके, इसको हम कॉन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कॉन्वर्जिंग इसलिए क्योंकि नूर की शुआओं को एक जगह पे कॉन्वर्ज करता है, एक जगह पे फोकस कर देता। क्लियर? तो ये हो गया मुहद्दिब अदसे का नेचर कि वो शुआओं को फोकस कर देता है, एक जगह पर कॉन्वर्ज कर देगा। ओके, उर्दू में यहाँ पर इंग्लिश में मैं इसको लिख देता हूँ कॉन्वर्ज। ओके, कॉन्वर्जिंग लेंस है ये। ओके, उर्दू में हम इसके कहेंगे मरकूज करने वाला, यानी जो एक जगह पर मरकूज कर दे। ठीक है, चलो ये थी कहानी मुहद्दिब अदसे की। अब सवाल आएगा कि इसका जो उल्टा जो लेंस है मतलब मकर, तो मकर नुमा जो अदसा होता है वो कैसा होता है? तो एकदम आसान है उसका भी। आप याद रखो, मान लो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पर मैंने इस तरह से एक कॉनकेव मिरर लिया हूँ, कॉनकेव लेंस लिया हूँ। ओके, यानी मकर नुमा अदसा लिया हूँ। अगर मैं नूर की एक शुआ यहाँ से इसके ऊपर ऐसे डालता हूँ तो आप लोग याद रखो वो टकरा कर ऐसे जाएगी दूर। अगर नूर की एक आधी शुआ यहाँ से ऐसी जाती है, वो टकराने के बाद इधर चली जाएगी। यानी जब भी उसके अंदर रिफ्रैक्शन होगा वो ऐसा अवे होगा, अवे फ्रॉम एक्सिस। ये जो एक्सिस है वो एक्सिस से दूर जाएगा, ये भी दूर जाएगा, ये भी दूर जाएगा। ओके, इसका मतलब ये लोग कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे उस साइड में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनको पीछे लेना पड़ेगा। हम इनको ऐसे इमेजिन करेंगे कि ऐसे पीछे करके, और जहाँ पर ये दोनों मिलेंगे हम वहाँ फोकस बना देंगे। एक्चुअली इमेज वो फोकस है नहीं, यानी ये शुआएं आगे बढ़कर ऐसे बाहर चले जाती, दूर चले जाती, लेकिन हम इमेजिन ये करेंगे कि उसको वो पीछे आकर ऐसे यहाँ से इस जगह से ओरिजिनेट हुई। तो एक तस्वुर आती, हम एक नुक्ता बनाएंगे जो कि फोकस होगा। बराबर है? एक्चुअली ये लोग फोकस करते ही नहीं है। ये वाला, ये जो लेंस होता है तो ये फोकस करता नहीं बल्कि ये दूर कर देता। दूर करने को बोलते हैं डायवर्जिंग। ये वर्ड याद रखो। तो इस लेंस का नाम डायवर्जिंग लेंस है। डायवर्ज करने का मतलब होता है दूर भगा देने वाला, मुंतशिर करने वाला, इंतेशारी अदसा। यानी ये एक्चुअली इंतेशारी अदसा है जो नूर की शुआओं को फैलाने का काम करता है। क्लियर? तो ये थी कहानी कॉनकेव लेंस की। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये इतनी तमाम बातें आपने नोट कर लिए होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। ओके, अब आप देखो कुछ और चीज़ें जो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेंस को लेकर। अब वो हैं कि लास्ट टाइम, मतलब पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को स्नेल का कानून बताया था। स्नेल्स लॉ जो है वो हमने पढ़ा था। स्नेल्स लॉ के अंदर हमने देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है म्यू, उसकी कीमत होती है साइन आई अपॉन साइन आर। और ये आपको याद आ गया होगा क्योंकि ये मैंने बहुत डिटेल में आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। ओके, तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, जाविया वकू का साइन और जाविया मुनहरिफा का साइन, इन दो लोगों का जो तनासुब है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। उर्दू में इसके लिए अलग अलग नाम थे, इनहराफी इशारिया और इनताफी इशारिया। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो याद करा देना चाहता हूँ ताकि आप उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। ओके, जैसे अगर आप नंबर 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है फॉर एयर अगर आप ले रहे हो, हवा के लिए या वैक्यूम के लिए, तो उसकी कीमत 1 होती है। ओके, एग्जैक्टली एयर के लिए वो 1 नहीं होती, वो वैक्यूम के लिए 1 होती है। अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे पहले वैक्यूम के लिए लिख लेते हैं। ओके, तो फॉर वैक्यूम, वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेते हैं। ओके, फॉर एयर उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1.003। आप लोग देखो वेरी क्लोज है, इतने नज़दीक है कि इसीलिए हम म्यू को 1 ले लेंगे एयर के लिए। जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसको हम इक्वल ले लेंगे बिल्कुल। लेकिन इनकेस अगर मान लो एक आधा MCQ ऐसा पूछ ले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर क्या होता है और उसके अंदर ऑप्शन दे दे 1.003 भी दे दे और 1 भी दे दे, तो अब आप क्या करोगे? तो 1 नहीं लेंगे बल्कि 1.003 लेना पड़ेगा, यानी एग्जैक्ट वैल्यू इतनी है उसकी। वैक्यूम के लिए 1 लेंगे। ओके, नंबर 2, अगर आप फॉर वाटर अगर आप बात करो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है 4/3 इन जनरल। ओके,
या आप ऐसा बोल दो कि डिस्टिल वाटर के लिए बात कर ले रहे हैं हम लोग, तो 4/3, 4/3 का न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी 1.33। ओके, और इसी तरीके से नंबर 3, अगर आप फॉर गिलास, गिलास मतलब कांच, कांच के लिए अगर आप बात कर रहे हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांच के लिए अलग अलग मतलब उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा, लेकिन इन जनरल आप ले सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू उसकी जो आम तौर पर जो उसकी वैल्यू होती है वो होती है 3/2 मतलब 1.5। ओके, वैसे ज़्यादातर जो ऑर्डिनरी जो कांच होते हैं उनकी वैल्यू 1.42 होती है। ओके, 1.42, लेकिन एक अच्छे किस्म का आप जो कांच है, गिलास जो है, आप उसको 3/2 ले सकते हो। इसी तरह से नंबर 4 आप डायमंड के लिए याद रखो, जब हम हीरे की बात करेंगे तो म्यू इज इक्वल टू उसकी वैल्यू है 2.42, और मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि ये नेचुरली ऑकरिंग जो दुनिया में जो चीज़ें हैं, दुनिया में जितनी भी इन्हें कुदरती तौर पर जो ट्रांसपेरेंट चीज़ें जो पाई जाती हैं उनमें हीरा जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे बड़ा है 2.42। ठीक है, चलो ठीक है, ये तमाम चीज़ें मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब मुझे इसी पॉइंट को थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना है, और वो क्या चीज़ हो सकती है तो वो अब आप देखो। इसमें सबसे पहली टर्म आप नोट करो, नंबर 1 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी उर्दू में हम उसे कहेंगे मुतलक इन्हिराफी इशारिया, मुतलक इन्हिराफी इशारिया। ओके, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता, ओके, तो अब देखो मुतलक इन्हिराफी इशारिया या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेना है तो इसके अंदर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, क्योंकि वो नूर की रफ्तारों के मवाज़ने के लिहाज से करना पड़ता, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इस तरह से ले रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, इस तरह से अगर ले रहे हैं तो हमको मालूम है इसका फॉर्मूला क्या आएगा, जैसा हमने पिछले लेक्चर में नोट डाउन किया था, इसका फॉर्मूला आएगा C1/C2। ओके, यहाँ पर आप याद रखो कि ये जो C2 है ये एयर होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर एयर ले लिया, ओके, मतलब फर्स्ट मीडियम जो है वो हमेशा सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ तो नंबर 2 ही आएगा इस जगह पर, यहाँ पर आपको एयर लेना है इस जगह पर। तो अगर आप इस जगह पर एयर लेते हैं तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मिलेगा वो हमेशा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास लेना है तो विथ रिस्पेक्ट टू एयर ही लेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एयर जैसी लोगे वो बन जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जाहिर है इसका फॉर्मूला आ जाएगा CA/CG। अगर आपको वाटर लेना है तो ये G की जगह पे आप W ले लो। ओके, क्लियर। तो ये है मुतलक या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। आप देखो सेकंड जो टर्म हमको देखना है जो इसी के साथ जुड़ा हुआ है या जो इसी के साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम के लिहाज से, वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर हम एक काम करेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर एयर को लेना लाजमी नहीं है। ओके, यानी यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप एयर को लो, आप कोई भी 2 मीडियम ले सकते हैं। तो मान लो आपने एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और 2 लिए, इसको हम पढ़ेंगे कैसा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ओके, तो जब हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो डेफिनेटली ये 1 ऊपर आएगा, यानी C1/C2। तो ये जो फॉर्मूला हम बनाएंगे हवा में यानी सॉरी हवा नहीं, पहले मीडियम में रफ्तार डिवाइडेड बाय दूसरे मीडियम में नूर की रफ्तार, ये जो चीज़ आएगी इसको बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो ये था मामला रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ओके, ये हो गया यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारे पास है वो है लेंस फॉर्मूला। ओके, जैसे हमने अभी कुछ देर पहले पढ़े थे मिरर फॉर्मूला, अब है लेंस फॉर्मूला। याद रखो लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ओके, तो लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अभी कुछ देर पहले हमने मिरर फॉर्मूला देखे थे, इसमें प्लस आया था, तो मिरर फॉर्मूले में यहाँ प्लस आएगा और लेंस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे माइनस आएगा। याद रखो इसके अंदर v का मतलब क्या है, v का मतलब है
डिस्टेंस ऑफ इमेज, ओके, यू का मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और एफ का मतलब है फोकल लेंथ, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसके जो साइन कन्वेंशंस है वो ऑलरेडी वैसे ही हैं जैसे मिरर के लिए हम लोगों ने पढ़ा था, इसलिए साइन कन्वेंशंस पर अब हम और ज़्यादा टाइम वो नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्ट चलते हैं मैग्नीफिकेशन पर, ओके। मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस, किसी जैसे यानी कोई लेंस जो है तो उसका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा। तो याद रखो मैग्नीफिकेशन के जो एक फार्मूला जो हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे वही फार्मूला यहाँ भी लागू होगा। HI/HO मतलब इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों का जो तनासुब है वो मैग्नीफिकेशन होगा। उर्दू में हमने इसको तकबीर का नाम दिए थे, लेकिन सेकंड फार्मूला याद रखो वो थोड़ा सा अलग है। ये पहला फार्मूला तो सेम वही है जो मिरर के लिए था, लेकिन सेकंड फार्मूला इसका आएगा V/U। याद रखो आप लोग, जब हम मिरर की बात कर रहे थे तो हमने यहाँ माइनस साइन लगाए थे, बराबर है। यानी मैग्नीफिकेशन अगर मिरर का है तो -V/U और मैग्नीफिकेशन अगर लेंस का है तो वो प्लस में V/U होगा, ठीक है। तो ये थी कहानी मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस की। चलिए अब इससे रिलेटेड एक और पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं और वो पॉइंट है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब यहाँ पर आप देखो कि बड़ा कन्फ्यूजन आता है। पहले हमने मिरर फार्मूला देखे, अभी थोड़ी देर पहले हमने लेंस फार्मूला देखे और अब हम फिर से लेंस फार्मूला देख रहे हैं, लेकिन अब हम बोल रहे हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। तो याद रखो ये तीनों फार्मूले अलग अलग हैं। मिरर फार्मूला वही था 1/V + 1/U = 1/F। लेंस फार्मूला वही था जो अभी कुछ देर पहले हमने देखे 1/V - 1/U = 1/F। और अब हम देख रहे हैं लेंस मेकर्स फार्मूला और ये बिल्कुल अलग फार्मूला है। ये फार्मूला है 1/F = N2/N1 - 1 in bracket 1/R1 - 1/R2। ये जो फार्मूला आप देख रहे हो इसे कहते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। इसको लेंस मेकर्स फार्मूला इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको यूज़ करके जो ऑप्टिशियंस जो होते हैं तो वो लेंस तैयार करते हैं अलग अलग नंबरों के, ओके। तो ये आप उससे रिलेटेड ध्यान में रखो। यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग कि N2 का मतलब है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम या सेकंड जो सरफेस आप ले रहे हो। N1 का मतलब रहेगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम या फर्स्ट सरफेस। R1 जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट सरफेस और R2 जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकंड सरफेस और F जो है वो फोकल लेंथ है उस पर्टिकुलर लेंस की। आपको याद होगा अभी मैंने कुछ देर पहले जब बताया था मैंने आपको बताया था कि जब हम लेंस तैयार करते हैं तो उसमें दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, एक लेफ्ट साइड वाला और एक राइट साइड वाला। तो वही वाली चीज़ है यहाँ पे R1 R2 उसी तरह से, ठीक है। चलो ये इस फॉर्मूले को आप याद कर लो क्योंकि हो सकता है इससे रिलेटेड कोई सवाल या खुद ये फार्मूला आपसे पूछ लिया जाए। इसके बाद अब हम यहाँ पर एक और पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं और वो पॉइंट है एपरेंट हाइट का, ओके। एपरेंट हाइट नहीं बल्कि एपरेंट डेप्थ का। अब सवाल ये है कि ये क्या चीज़ है। तो देखो ये रिफ्रैक्शन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक बहुत ही जनरल एक कंसेप्ट है। आप ऐसा इमेजिन करो कि मान लो आपने इस तरह से एक बर्तन लिए और इसमें यहाँ तक पानी भर दिए, ओके। और पानी भरने के बाद अब आप इसके अंदर यहाँ पर इस जगह पर एक कॉइन जो है वो इसके अंदर डाल दो। आपने पानी के अंदर एक सिक्का डाल दिए। तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो चीज़ है ये इसकी रियल डेप्थ है, ओके। ये इसकी रियल डेप्थ है। लेकिन जब आप इसको ऊपर से देखोगे, यानी ऊपर से जब आप इसको देखते हैं तो ऊपर से देखने पर आपको ये यहाँ नहीं नज़र आएगा बल्कि ये आपको यहाँ की बजाय यहाँ नज़र आएगा, थोड़ा सा ऐसा ऊंचाई के ऊपर, रिफ्रैक्शन की वजह से, बराबर है। अब क्योंकि वो यहाँ की बजाय यहाँ नज़र आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी ये जो हाइट है ये बदल गई।
तो ये वाली जो हाइट है इसे हम कहते हैं एपरेंट डेप्थ। हाइट नहीं बल्कि डेप्थ, मैं गलती से उसको हाइट कह दे रहा हूँ। आप लोग याद रखो, डेप्थ यानी गहराई, तो रियल में गहराई ये वाली है, और ये वाली जो गहराई है तो ये उसकी एपरेंट यानी ज़ाहिरी गहराई जो है वो ये है, एपरेंट डेप्थ इतनी है। अगर हम इन डेप्थ को अलग अलग सिम्बॉल्स अगर दे दें तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर जो एपरेंट डेप्थ है तो मैं इसको सिम्बॉल दे देता हूँ D, और जो रियल जो डेप्थ है तो मान लो कि उसको मैं दे देता हूँ D'। तो सवाल ये आएगा कि क्या इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन हो सकता है? तो डेफिनेटली होगा। आप याद रखो ये दोनों में जो फ़र्क आ रहा है तो वो फ़र्क सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये पानी का यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ अलग है। ओके, इस वजह से यानी रिफ्रैक्शन की वजह से ये पूरा मामला हुआ। तो यहाँ पर एक फार्मूला, बहुत आसान सा एक फार्मूला है, उसको आप याद कर लो। वो फार्मूला है D इज इक्वल टू यानी एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू D'। जाहिर है D' क्या है? रियल डेप्थ, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है N एयर से डिवाइडेड बाय N मीडियम से। ओके, अब मैंने यहाँ पे मीडियम इसलिए लिखा हूँ क्योंकि आप पानी, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा पानी लोगे, आप कांच वगैरह भी ले सकते हो, बराबर है, इसलिए यहाँ पर मीडियम ले लेंगे। तो ये M का मतलब है मीडियम या वास्ता जिसके अंदर आप ले रहे हो। जैसे अगर आप पानी ले रहे हो यहाँ W बोल देना पड़ेगा, और जाहिर है N एयर का जनरली मतलब क्या होगा? 1। N एयर आमतौर पे क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या है? 1 होता है, इसलिए यहाँ पर आप 1 भी ले सकते हो, लेकिन क्लियर फार्मूला आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने पहले ये फार्मूला लिखा हूँ। तो एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू क्या होता है? रियल डेप्थ इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। जिस मीडियम, जनरली ये सवाल वाटर से रिलेटेड आता है, इसलिए यहाँ पर हम वाटर ही लेंगे। ओके, तो आप लोग देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट तकरीबन अब ऐसा मैं कह सकता हूँ कि नूर से रिलेटेड जितनी बातें हो सकती थी वो तमाम चीज़ें तकरीबन हमने कवर कर लिए हैं। ओके, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा और कोई ऐसा कोई और एक आधा कोई टॉपिक अगर रह गया हो जो शायद कवर ना हुआ हो, लेकिन इतनी चीज़ों में से जो है सवालात जो है वो बनने के चांसेस हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप नोट डाउन कर लो और इनकी स्टडी करते रहो। इंशाल्लाह इसके बाद वाला जो लेक्चर मैं इंशाल्लाह अपलोड जो करूँगा उसमें हम इस चैप्टर के अब न्यूमेरिकल्स ले सकते हैं। ओके, क्योंकि अब हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो था वो पूरा हो गया, सारे फार्मूले जो हो सकते थे हमने वो देख लिए, इसलिए अब और ज़्यादा कोई थ्योरेटिकल पार्ट है नहीं, इसलिए अब हम अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह लाइट से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, कीप स्टडीइंग, पढ़ते रहिए और नॉलेज जो है वो बढ़ाते रहिए। इंशाल्लाह हर एग्ज़ाम में आप लोग कामयाब होंगे। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।